हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, उस पर वीडियो को शेयर भी किया करिए, ठीक है। तो चलिए, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पे चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने 7-8 क्लास में दे चुकी हूँ आप सबको हिंदी साहित्य के इतिहास के। तो इसके पहले हमने राम कुमार वर्मा को देखा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य के आदिकाल है और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, इन सब रचना हम लोग देख चुके थे। और उन्होंने परंपरावादी पद्धति को अपने इतिहास ग्रंथ में अपनाया है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ हम लोग देखे थे, जो कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से है, 1938 में प्रकाशित है। उन्होंने अपने संपूर्ण इतिहास को 7 प्रकरणों में बांटा है, हम लोग ये देख चुके हैं। और उनका इतिहास ग्रंथ अपूर्ण है। और उन्होंने आदिकाल को संधि काल व चारण काल नाम भी दिया है। तो चलिए, आज हम इस पे चर्चा करते हैं। आज हम इनके बुक लाए हैं, गणपति चंद्र गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, बिना समय नष्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, गणपति चंद्र गुप्त हमारे अगले लेखक हैं, इतिहास लेखक गणपति चंद्र गुप्त। इनका समय है 1928 ईस्वी, ठीक है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है, ठीक है दोस्तों। गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो पहले तो इस पुस्तक को ही आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। 1965 में प्रकाशित हुआ, इसके 2 भाग में प्रकाशित हुआ है। पहला भाग जो है 1964 में, दूसरा भाग 1965 में, ठीक है। इसके 2 भाग हैं, पहला भाग 1964 में है और सेकंड भाग जो है पहला 1964 और दूसरा 1965, ठीक है। तो देखिए, इनका इतिहास ग्रंथ वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया है। इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूर्य को माना है और उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी की प्रथम रचना माना है, ठीक है। तो देखिए, गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूर्य को माना है। वह हिंदी की प्रथम रचना भारतेश्वर बाहुबली, शालिभद्र सूर्य की रचना भारतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी का प्रथम रचना माने हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। गणपति चंद्रगुप्त महोदय ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ जैन साहित्य से माना है। इन्होंने गणपति चंद्रगुप्त जी हिंदी साहित्य को 3 कालों में बांटे हैं। कौन कौन से? तो प्रारंभिक काल, इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है, और पूर्व मध्य काल, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहे हैं, और अपकर्ष काल, रीतिकाल को ये अपकर्ष काल कहते हैं, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया आदिकाल को। आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रारंभिक काल किसने दिया? गणपति चंद्रगुप्त ने। आरंभिक काल किसने दिया? मिश्र बंधु ने। तो ये सब आप सबको याद करने हैं, ठीक है। प्रारंभिक काल आदिकाल को बोलते हैं, पूर्व मध्य काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम दिया है। अपकर्ष काल ये रीतिकाल का नाम है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें।
इसके बाद आते हैं हमारे अगले इतिहास लेखक डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र इनका इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इन्होंने मूल रूप से इतिहास नहीं लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने मूल रूप से इतिहास नहीं लिखे हैं, ये संपादन किए हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का डॉक्टर नगेंद्र ने संपादन किया है। इनके साथ एक और हैं डॉक्टर हरदयाल। चलिए नोट कर लीजिए, यह इनकी मूल रचना न होकर के संपादित रचना है। यह इनकी संपादित रचना है। ठीक है, रचना है। डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल इस इतिहास पुस्तक के संपादक हैं। ठीक है, एक तथ्य नोट कर लीजिए, यह इतिहास ग्रंथ यह इतिहास ग्रंथ एक संपादित रचना है जिसका संकलन अनेक लेखकों के सहयोग से हुआ है। यानी इसमें बहुत से लेखकों ने अपना योगदान दिया है, सहयोग से हुआ है। और यह लेखक भी समान साहित्य की दृष्टि से अनुप्रेरित किसी एक संघ के सदस्य न होकर अपने अपने विषय के विशेषज्ञ स्वतंत्र समीक्षक थे।
ये डॉक्टर नगेंद्र ने ही कहा है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र का जो रचना हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये मूल रूप से इनकी पुस्तक इन्होंने मूल रूप से इसे नहीं लिखा है। इन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है। ठीक है, इनकी ये संपादित रचना है। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने इस पुस्तक के संपादक, दोनों लोग संयुक्त रूप से दोनों लोग हैं। यह इतिहास ग्रंथ एक संपादित रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास एक संपादित रचना है जिसका संकलन, यानी इस पुस्तक का संकलन अनेक लेखकों के सहयोग से हुआ, यानी बहुत से लेखकों के सहयोग से इस पुस्तक की रचना की गई है, जिसमें और यह लेखक भी जिन जिन लेखकों के सहयोग से हुआ है, और यह लेखक भी समान साहित्य की दृष्टि से अनुप्रेरित, यानी जिन जिन लेखकों के सहयोग से हुआ है वे समान साहित्य की दृष्टि से अनुप्रेरित किसी एक संघ के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये अपने अपने विषय के वे जो व्यक्ति थे, जितने लेखकों के सहयोग से इसकी रचना हुई है, वे एक संघ के सदस्य न होकर अपने अपने विषय के विशेषज्ञ ज्ञाता थे। ठीक है, विद्वान थे, अपने अपने विषय के ज्ञाता थे, विद्वान थे, ये कह सकते हैं आपके अपने विषय में एकदम पारंगत थे। तो अनुप्रेरित होकर, फिर से देखिए, यह इतिहास ग्रंथ एक संपादित रचना है जिसका संकलन अनेक कवियों के सहयोग से हुआ है, और ये जो लेखक थे समान रूप से साहित्य की दृष्टि से अनुप्रेरित किसी एक विषय के नहीं, किसी एक संघ के सदस्य नहीं, बल्कि अपने अपने विषय के विशेषज्ञ स्वतंत्र समीक्षक रहे हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये बनता है, इन्होंने हिंदी की प्रथम रचना किसे मानी है और प्रथम लेखक किसे माना है? ये भी नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं तब मिटाऊँ। चलिए, इन्होंने यानी डॉक्टर नगेंद्र ने इन्होंने हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार, प्रथम रचना श्रावकाचार को माना है। इसका समय भी नोट कर लीजिए, 933 ईस्वी श्रावकाचार माना है, जिसके लेखक देवसेन हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को माना है। तो श्रावकाचार 933 ईस्वी में लिखा गया है। ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो इस रचना में 250 इसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। श्रावक में गृहस्थ, इसमें श्रावक धर्म यानी गृहस्थ का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए।
इसमें श्रावक धर्म गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। इनकी रचनाएं हैं, देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हीं को बस नोट कराऊंगी। रीति काव्य की भूमिका, ये तो एक है, एक दूसरा है हिंदी वाङ्मय, हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी। ये इनकी रचना है डॉक्टर नगेंद्र की। ये रसवादी आचार्य हैं, रसवादी आलोचक हैं, ये भी नोट कर लीजिए। नोट, ये रसवादी आलोचक हैं। जब इनकी आलोचना पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। रस सिद्धांत इनकी महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है। ये रसवादी आलोचक हैं। चलिए, इन्होंने हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य को माना है, जिसके लेखक देवसेन हैं। और इस रचना में श्रावकाचार्य में श्रावक धर्म गृहस्थ धर्म का 250 श्लोकों में वर्णन किया गया है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे अगले आते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनका इतिहास ग्रंथ है इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य, और संवेदना का विकास। ये 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ठीक है। इस रचना पर इन्हें रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला है। ठीक है। ये हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ ये है इनका, और ये पहले इतिहास लेखक हैं जिनको व्यास सम्मान प्राप्त मिला है। चलिए, इन्होंने अपने इतिहास लेखन में समन्वयात्मक
पद्धति अपनाया है। पद्धति या दृष्टिकोण एक ही है, पद्धति अपनाया है। ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अपने इस रचना में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस रचना में विधेयवादी पद्धति और परंपरावादी पद्धति का प्रयोग किया है। पद्धति का प्रयोग किया है और अपनी इस रचना में साहित्यकार के व्यक्तित्व महत्व दिया है। तो देखिए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। और इस रचना पे इन्हें 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान भी मिल चुका है। तो देखिए, इन्होंने अपने इतिहास लेखन में समन्वयात्मक पद्धति अपनाया है, यानी समन्वयात्मक विभिन्न तथ्यों का समन्वय किए हैं, मेल जोल किए हैं। जैसे कि उन्होंने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अपने इस रचना में हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास रचना में विधेयवादी पद्धति किसने अपनाई थी अपने इतिहास ग्रंथ में, बताइए। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके पहले ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पे लिखा गया है, युगीन परिस्थिति के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो इन्होंने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपनी रचना में विधेयवादी पद्धति का भी समन्वय किया है। और परंपरावादी पद्धति किसने अपनाया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इन्होंने अपने इतिहास में विधेयवादी पद्धति का समन्वय किया और परंपरावादी पद्धति का भी समन्वय किया है। और अपनी रचना में साहित्य के, जो हमारा साहित्य लिखा पढ़ा जाता है, साहित्य के व्यक्तित्व को, साहित्यकार लिखा है यहाँ पे, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे साहित्यकार है, यानी लेखक। साहित्यकार के व्यक्तित्व को महत्व दिया गया, यानी लेखक के व्यक्तित्व को इस अपने रचना में इन्होंने महत्व दिया है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इनके कथन है देख लेते हैं। चलिए, सब लेखकों की पद्धतियाँ याद करिए, रखे रहिएगा, याद कर लीजिएगा, पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वो एग्ज़ाम में पूछता है किस लेखक ने कौन सी पद्धति अपनाई थी। चलिए एक कथन है, देखिए इन्हीं के। संसार को समझना, संसार को समझना दर्शन का काम है।
संसार को समझना दर्शन का काम है। और संसार को बदलना दर्शन का काम है, और उसे बदलना राजनीति का। संसार को समझना दर्शन का काम है और दर्शन को बदलना राजनीति। राजनीति का। और उसकी पुनर्रचना करना साहित्य का दायित्व है। यह कथन भी इन्हीं का है। ठीक है, चतुर्वेदी जी का कथन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है, चलिए अगला कथन देखिए। देखिए, कह रहे हैं संसार को बदलना दर्शन का काम है, और उसे बदलना, दर्शन को बदलना राजनीति का, और उसकी पुनर्रचना, फिर से रचना करना साहित्य का दायित्व है, उद्देश्य है। ठीक है, आजकल कथन खूब पूछे जाते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, आप हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक और बच्चन सिंह की बुक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, एक ही एक लेखक को पढ़िए, एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, लेकिन पढ़िए। कथन खूब पूछे जा रहे हैं, तो अभी से आप पढ़ते चलिए, तभी आपका परीक्षा, कभी भी परीक्षा की डेट आ सकते हैं, तो अभी से आप तैयार करते हुए चलिए। ठीक है, अपना नोट्स बनाइए, नोट्स भी पढ़िए, और जो मूल पुस्तकें हैं ये भी 2 ही पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर आप। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के भूमिका में आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के भूमिका में जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन की बात कही है। ये भी इन्हीं का कथन है, चतुर्वेदी जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। एक और है, देखिए, इन्होंने, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने बिहारी को अद्भुत समाहार क्षमता वाला कवि कहा है। क्षमता वाला कवि कहा है। ठीक है, इन्हीं की परिभाषा ये भी है। एक और है, देख लीजिए।
कवियों का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास परिक्रमा में न्यायोचित दिखा सकना। तो देखिए इनके कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के, संसार को समझना दर्शन का काम है और दर्शन को समझना राजनीति, संसार को समझना दर्शन का काम है और उसे बदलना राजनीति का, और उसकी पुनर्रचना फिर से रचना करना ही साहित्य का दायित्व है। चतुर्वेदी जी का कथन है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास की भूमिका में लिखा है कि जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास की भूमिका में ही जनता के चित्रवृत्ति के परिवर्तन की बात कही गई है। उन्होंने कहा है, इन्होंने बिहारी को अद्भुत, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने बिहारी को अद्भुत समाहार क्षमता वाला कवि कहा है। कवियों का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों में न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम कवि के कामों को साहित्य इतिहास के विकास परिक्रमा में न्यायोचित दिखा सकता है। ये भी इन्हीं का कथन है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं धीरेन्द्र वर्मा। इनको भी देख लीजिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये तो भाषा वैज्ञानिक हैं, ये मूलतः भाषा वैज्ञानिक हैं, मूलतः भाषा वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य के नाम से, हिंदी साहित्य के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित कराया। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित कराया।
ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा जी भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ एक प्रकाशित करवाया। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है। देखिए, पहला है आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। इन्होंने रीतिकाल का जिक्र नहीं किया है। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो चलिए आज यहीं तक इनके बारे में यही मुझे तथ्य मिला था। धीरेन्द्र वर्मा भाषा वैज्ञानिक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित करवाया। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी क्लास? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। ठीक है। और हमें कैसा है हमारा पढ़ाना, आपको समझ में आ रहा है नहीं, मैं बार बार कहती हूँ। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।